हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चिराग स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेडागोजी एमसीक्यूज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पेडागोजी के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी ईएमआरएस की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो ईएमआरएस की तैयारी के लिए हम लोग पेडागोजी के एमसीक्यूज़ यहाँ पर देखने वाले हैं। ईएमआरएस यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसीज आई हुई है, यानी कि ईएमआरएस की, तो उसके सिलेबस में जो है पेडागोजी का भी पार्ट दिया गया है। पेडागोजी इसमें 20 नंबर के आने वाले हैं आपके पीजीटी और टीजीटी में। ठीक है, पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए पेडागोजी जो है कंपलसरी है और दोनों में 20-20 नंबर के इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग आज के वीडियो में एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और आपके जो एग्ज़ाम्स में आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसके साथ ही इसमें ईएमआरएस की बहुत सारे वीडियोस इसमें डाले जा चुके हैं चैनल में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अपने सिलेबस से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट के सिलेबस से रिलेटेड ओवरऑल जो कॉमन पार्ट है उसकी सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इसके पहले के वीडियो में एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड दो वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जिसमें एमसीक्यूज़ दिए गए हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के जरिए एनईपी 2020 को आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि एमसीक्यूज़ को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार इस चैनल में आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईएमआरएस से रिलेटेड जो नेक्स्ट अपडेट है, ठीक है, जो अपकमिंग अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा ईएमआरएस की इसमें तैयारी करने का भी आपको पूरी मदद मिलेगी इससे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है। यानी कि जो वंचित समूह होते हैं उन समूह के विद्यार्थियों को जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं उनके साथ साथ पढ़ना चाहिए। इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर आपके ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 है विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 है एकीकृत शिक्षा और ऑप्शन नंबर 4 है आपका अपवर्जक शिक्षा। तो आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं अपना ज्ञान परखने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही जवाब है वो है आपका समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो जहाँ वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ रख करके पढ़ाया जाता है, तो इस शिक्षा पद्धति को कहते हैं समावेशी शिक्षा। आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, प्रभावशाली शिक्षार्थियों के लिए इन 4 ऑप्शन में से एक चीज़ जो है वो सही है। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना उत्तर दे सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्रभावशाली शिक्षार्थियों के लिए, ऑप्शन नंबर ए है अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना, सही है। ऑप्शन नंबर 2 है प्रगति के निरीक्षीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। और ऑप्शन नंबर 4 है आपका शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, तो ये जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। यानी कि जो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए शिक्षक को उनसे अनुकूलन करना चाहिए, उनके जो भी सोचने समझने और हरकतें हैं उनसे अनुकूलन करना चाहिए जैसे ही शिक्षार्थी में बदलाव आता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं। तो ये आपने ज़रूर सुना होगा, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कई सारे एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं अनुकूलन चिंतन, ऑप्शन नंबर बी है स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन नंबर सी है अपसारी चिंतन और ऑप्शन नंबर डी है अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन। ये जो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो इसका राइट आंसर है। यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है उसको अपसारी चिंतन कहते हैं।
अब इन दोनों को याद रखिएगा कि अपसारी और अभिसारी चिंतन क्या होते हैं, ठीक है। तो अपसारी चिंतन जो एक बिंदु से निकल करके कई दिशाओं में फैलते हैं, इस तरह से आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। तो उसी तरह से ये भी है कि अपसारी चिंतन यानी एक बिंदु से लेकर के कई दिशाओं में ये फैलता है, यानी कि जो है डाइवर्जेंट थॉट जिसको कहते हैं, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में सोचना, उसी को कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। और अभिसारी चिंतन कहते हैं अभिसारी चिंतन जिसकी सोच कई दिशाओं से होते हुए सिर्फ एक ही दिशा में जाती है, यानी एक बिंदु पर सिमट जाती है, जो सोच है उसको कहते हैं अभिसारी चिंतन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। तो अधिगम अशक्तता, ठीक है, तो जिसको सोचने समझने और अध्ययन करने अधिगम करने में जो परेशानी होती है, तो उस तरह के बच्चों को अधिगम अशक्तता वाले बच्चे बोलते हैं। तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता क्या है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, यानी उनकी बुद्धि लब्धि जो है 50 से नीचे की होती है। ऑप्शन नंबर बी है धारा प्रवाह रूप में बढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 3 है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। और ऑप्शन नंबर डी है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। ये क्रिया है, इसको सुधार लीजिएगा, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रवाह रूप में बढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। इसका मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि यानी जो बच्चे अधिगम अशक्तता वाले होते हैं, ठीक है, उनको धारा प्रवाह रूप में पढ़ने नहीं आता है, वो तेज़ी से नहीं पढ़ सकते, किसी भी लिखी हुई चीज़ को धारा प्रवाह रूप में पढ़ नहीं सकते। ये जो बढ़ने हैं वो पढ़ने होगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। तो जो धारा प्रवाह रूप में पढ़ने में उनको कठिनाई होती है और शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई होती है। एक बार जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, उस पर फिर से बैक जाने से उनको दिक्कत होती है, बैक जाने से वे भूल जाते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो ये जो होगा वो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। यानी विकृत लिखावट, ठीक है, जो टेढ़े मेढ़े लिखावट होते हैं उससे संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, और जो लिखने की योग्यता में कमी होती है उसको क्या कहते हैं, यानी किस बीमारी में ऐसा होता है। ठीक है, बीमारी नहीं है, असल में ये एक अक्षमता है, ठीक है। तो किस अक्षमता की वजह से ऐसा होता है, लिखने की जो विकृत लिखावट से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो किस में होती है। आपके ऑप्शन नंबर ए है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी है डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर 3 है डिसकैल्कुलिया और ऑप्शन नंबर डी है डिसलेक्सिया। तो ये जो लिखावट से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है डिस्ग्राफिया, इसका राइट आंसर होगा। तो डिस्ग्राफिया जो है वो लिखावट से संबंधित प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो बाकी 3 ऑप्शन हैं उनके भी मतलब समझा देता हूँ। ये जो डिस्प्रेक्सिया जो है वो बॉडी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। यानी कि बच्चों के मसल्स ठीक तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, उनको पेन भी पकड़ने में दिक्कत होती है, 2 उंगली से वे पेन भी नहीं पकड़ पाते हैं, यानी बॉडी के जो अंग हैं उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। डिसकैल्कुलिया आप जानते होंगे, डिसकैल्कुलिया ये जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड है, कैलकुलेशन और कैलकुलिया मिलता जुलता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो डिसकैल्कुलिया जो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक, उनको समस्या होती है, ठीक है। जैसे कि 2 + 2 4 होती है, ये वो नहीं समझ पाएंगे, तो इस तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड उनको दिक्कत होती है। इसके बाद है डिसलेक्सिया। तो ये जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने तथा लिखने दोनों से संबंधित समस्या है। डिसलेक्सिया तारे ज़मीं पर आपने देखी होगी, तो उसमें वो डिसलेक्सिया प्रॉब्लम से पीड़ित होता है, यानी कि उसको पढ़ने और लिखने में दोनों में दिक्कत होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाता है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में जो लिखने से संबंधित और लिखावट विकृति से संबंधित समस्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम, यानी इनमें से कौन सा जो उपागम है वो अशांतकारी बच्चे, ठीक है, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए
बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है, यानी कि वे अपने आसपास के सामाजिक लोगों के साथ रह करके, अपने समाज के साथ रह करके अपने इस विकार को दूर कर सकता है। तो इसमें से कौन सा उपागम इसके लिए मददगार होता है? आपके ऑप्शन है मनोगत्यात्मक, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरणीय, ऑप्शन नंबर सी है जीव वैज्ञानिक और ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारवादी। तो आपका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा पर्यावरणीय, यानी कि पर्यावरण यानी कि वातावरण, ठीक है, जो बच्चे का आसपास का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो बच्चे का आसपास का इन्वायरमेंट है उसी से बच्चे का जो अशांतकारी व्यवहार है वो सही हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पर्यावरणीय। आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को, यानी कि दिए हुए कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? यानी कि जो एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए, यानी कि समय के साथ एकाग्रता से मेल बैठाने के लिए एक दिए हुए कार्य को पूरा करने के लिए जो समय दिया जाता है, ठीक है, कार्य को करने के लिए बच्चे को जो समय दिया जाता है उसको घटाना बढ़ाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना, ठीक है, यानी समय को घटाना बढ़ाना, बच्चों के एकाग्रता के लिए समय को घटाना बढ़ाना किस विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, ऑप्शन नंबर बी है डिस्फेजिया, ठीक है, ये डिस्फेजिया है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी है आपका संवेदी एकीकरण विकास और ऑप्शन नंबर डी है एकाग्रता ह्रास अक्रियाशील विकास। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एकाग्रता ह्रास अक्रियाशील विकास। यानी कि इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि बच्चा अपने माइंड को एक जगह पर एकाग्र नहीं कर सकता है। टीचर जो पढ़ा रहा होता है उस पर वो एकाग्रता से उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता है, या फिर टीचर ने जो भी कार्य स्कूल में दिया होता है उस पर वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो उसको इस कोऑर्डिनेशन के लिए शिक्षक क्या करता है कि उसको जितना समय जो दिया गया होता है उसको घटा या बढ़ा सकता है। अगर बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसके समय को घटा देगा, क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चा अगर 1 घंटे का समय उसको दिया जाता है किसी कार्य को करने के लिए, लेकिन वो उस कार्य को आधे घंटे में ही कर लेता है, तो बाकी का आधा घंटा वो क्या करेगा? तो उसका दिमाग इधर उधर जाएगा और डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो उसके समय को घटा दिया जाएगा, उसको आधे घंटे का ही समय दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा देरी से सीखता है, किसी काम को लेट से करता है, तो उसको हो सकता है 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का समय दे दिया जाए। तो इस तरह से समय को घटाना बढ़ाना जो है इस विकार से निपटने का उपाय जो है, सर्वाधिक उपयोगी उपाय जो है एकाग्रता ह्रास अक्रियाशील विकास, इस प्रॉब्लम से निपटने का सही उपाय है, ठीक है। और ये जो डिस्फेजिया यहाँ पर दिया गया है वो डिस्फेजिया किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है? बोलने से संबंधित, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। जो आपका डिस्फेजिया है वो बोलने से संबंधित विकार है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, यानी कि किस वजह से समावेशी शिक्षा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समाज में विभिन्नता तथा विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी शिक्षा समावेशी होने की आवश्यकता है, यानी कि जो अलग अलग विभिन्नताएं हैं उनको समाप्त करने के लिए और उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए आवश्यक है, या फिर प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानव एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए इसलिए आवश्यक है, या फिर हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है इसलिए होना चाहिए, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी शिक्षा होने की, यानी कि समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम अशक्तता वाले, ऑप्शन है आपका अधिगम अशक्तता वाले बच्चे दृश्य शब्दों यानी कि साइट वर्ड्स को आसानी से पहचान लेते हैं और समझते हैं। जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं वो शब्दों को क्या आसानी से पहचान लेते हैं, या फिर क्या उनका मानसिक विकास बंद होता है? जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं क्या उनका मानसिक विकास पूरी तरह से बंद होता है? ऑप्शन नंबर सी है कि क्या उस तरह के बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है क्या उस तरह के बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं उनको एक जैसे दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है,
आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इन 4 ऑप्शन में से उस शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है एक समावेशी कक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों के माता पिता के व्यवसाय को जानना, कि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। माता पिता के व्यवसाय को जानकर उसके बच्चे के भावी व्यवसाय को जानने की कोशिश करना क्या उस शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका है? या फिर ऑप्शन नंबर बी है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ऑप्शन नंबर सी है, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। या फिर ऑप्शन डी है, ऑप्शन नंबर, कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका को कक्षा में मानक निर्देश दे रही है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को एक मानक निर्देश दे रही है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका राइट आंसर होगा कि यह सुनिश्चित करना एक शिक्षिका का महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए कि क्या वह कक्षा में एक मानक निर्देश दे पा रही है अपने पूरे कक्षा को। यही इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मानसिक द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी, पुनरावृत्ति का अभाव। ऑप्शन नंबर सी, सीखने की मात्रा। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक की योग्यता। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है, मानसिक द्वंद्व, यानी कि बच्चा किसी चीज़ में कशमकश में लगा हुआ है, किसी चीज़ों में वो खोया हुआ है, उसको कुछ चीज़ परेशान कर रही है, इस वजह से बच्चा भूल सकता है अपनी पढ़ी हुई या याद की हुई चीज़ों को, ठीक है। तो ये इसका जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है, पुनरावृत्ति का अभाव, यानी कि दोहराने का अभाव। अगर हम भी किसी चीज़ को दोहराते नहीं हैं, एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उसको भूल जाएंगे। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। सीखने की मात्रा, यानी कि अगर बच्चा कम सीखा है तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ को कम सीखा रहेगा उस चीज़ को भूल जाएगा। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। यानी कि इन तीनों से बच्चा भूल सकता है। और ये जो चौथी चीज़ है, शिक्षक की योग्यता, उससे बच्चे के भूलने का कोई सीधा संबंध नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है वही इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन आपको पता होगा, जैसे कि समावेशी शिक्षा होता है, वही चीज़ है समावेशन। इनमें से कौन सा कथन जो है समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। क्या समावेशन ऐसे वाक्यों को समर्थन देता है? ऐसे वाक्यों से वर्णित होता है समावेशन कि एक बच्चा कभी कुछ नहीं सीख सकता? या फिर ऑप्शन नंबर बी है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि चाहे बच्चा टैलेंटेड हो या फिर कम दिमाग वाला हो, उसको सबके साथ रह करके शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समावेशन का ये अर्थ होता है क्या? या फिर ऑप्शन नंबर सी है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। विशेष बच्चे, ठीक है, यानी कि स्पेशल चाइल्ड जो हैं ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। यानी जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको अलग रखना चाहिए और जो थोड़े मूर्ख बच्चे हैं या थोड़े अक्षम बच्चे हैं उनको अलग रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समावेशन का सही वर्णन करने वाला वाक्य जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यानी हर बच्चा एक साथ रह करके पढ़ने का अधिकार उनको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वंचित वर्ग, ठीक है, इसको याद रखिएगा। वंचित वर्ग क्या होता है? वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें कक्षा से अलग बैठा दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है, उन पर ध्यान न दें क्योंकि दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। और ऑप्शन नंबर डी है, उन्हें बहुत से लिखित कार्य दे दें, ठीक है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। आगे बढ़ जाते हैं। आपका जो है प्रश्न क्रमांक 14 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? जो अधिगम निर्योग्यता, यानी कि जो अधिगम करने में थोड़े से निर्योग्य हैं, उनको कुछ दिक्कत है अधिगम करने में, सीखने में कुछ दिक्कत होती है। तो निम्न में से कौन सा व्यवहार जो है बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो बच्चे की कौन से व्यवहार से पता चलता है कि वो अधिगम करने में निर्योग्य है थोड़ा सा?
तो आपका ऑप्शन है अपमानजनक व्यवहार। क्या बच्चा अपमानजनक व्यवहार करता है जिससे पता चलता है कि वो अधिगम करने में निर्योग्य है? या फिर बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिखना, इससे पता चलता है? या फिर कम अवधान विस्तार और उच्च सारी गतिविधि, यानी कि वो एक जगह ठहरता नहीं है, कुछ भी उटपटांग हरकतें करते रहता है वो, इससे पता चलता है? या फिर मनोभाव को जल्दी जल्दी बदलता रहता है, उसके मनोभाव जो हैं जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, इससे पता चलता है कि बच्चा जो है अधिगम निर्योग्यता रखता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिखता है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे में कुछ अधिगम निर्योग्यता है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी कि एक बच्चा जो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला देख सकता है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, या फिर बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यानी उसे नियमित विद्यालय में रखना तो चाहिए सभी के साथ, ठीक है, सभी बच्चे जो नियमित विद्यालय जाते हैं उसी विद्यालय में रखना चाहिए, लेकिन थोड़े से विशेष प्रावधान उसके लिए होने चाहिए, थोड़े विशेष प्रावधान। यानी कि यहाँ पर जो है बिना विशेष प्रावधान के तो ये नहीं होगा, ये विशेष प्रावधान वाला होगा। विशेष प्रावधान के साथ उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली देख सकता है, उसको विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है उसके लिए? एक बधिर बच्चा, ठीक है। बधिर किसको कहते हैं? जो सुनने में अक्षम होता है, जिसको सुनने में दिक्कत होती है वो या फिर सुन नहीं पाता है, उसको बधिर कहते हैं। तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यालय सलाहकार से कहें कि बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, किसी भी बच्चे को विद्यालय से नहीं हटाया जाएगा किसी वजह से भी। तो क्या महत्वपूर्ण है? यह बच्चे को उस स्थान पर बिठाएं जहां से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव को साफ तौर पर देख सके। तो अगर वो सुन नहीं सकता, अगर वो बहरा है, तो उसको ऐसी जगह पर बिठाना चाहिए जहाँ से वो अपने टीचर के हाव भाव को और उसके होंठों को हिलाने के तरीकों को देख सके। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ये हो जाएगा कि एक ऐसा बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत होती है, उसे उस स्थान पर बिठाया जाए जहाँ से वह शिक्षिका के होंठों तथा चेहरे के हाव भाव को साफ तौर पर देख सके। आगे बढ़ जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। एक शिक्षक जो है समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से किस तरह पूरा कर सकता है? क्या वो कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर, यानी कि अलग अलग बच्चों की जो अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं उनके हिसाब से अपने शिक्षण कौशल को अपनाकर, या फिर उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस पृष्ठभूमि से आया है, उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, उसे विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, उपेक्षा करके, ठीक है। उसको अगर वो किसी निचले पृष्ठभूमि से आया है तो उसे उसी तरह से उसकी उपेक्षा करता है, इस तरह के कार्य देता है। या फिर उन्हें कक्षा में अलग अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न कर सकें, या फिर अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, यानी कि बच्चों से कहेगा कि उन विशेष पृष्ठभूमि के बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करो। तो ये तीनों जो है लास्ट के वो आपके गलत हो जाएंगे। आपका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट वाला हो जाएगा कि कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर वो प्रभावपूर्ण तरीके से वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा यहाँ पर कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे होते हैं वो बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, या फिर अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो ये सभी तो नहीं होंगे कि बहुत सक्रिय नहीं होते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सक्रिय हों, ठीक है। और बहुत बुद्धिमान होते हैं, यह भी सही नहीं हो सकता कि वो बहुत बुद्धिमान हों। अगर बुद्धिमान होते तो अधिगम निर्योग्यता नहीं होती।
और कुछ भी नहीं सीख सकते। ऐसा भी नहीं है कि अगर वो अधिगम निर्योग्य है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, या तो कभी उन्हें लिखने में दिक्कत होती है, कभी उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, कभी देखने में दिक्कत होती है, कभी चीज़ों को पकड़ने में दिक्कत होती है, यानी कुछ चीज़ों से उनको संघर्ष करना पड़ता है। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक जो है बच्चों को सृजनात्मक यानी सृजनात्मक, ठीक है, कुछ चीज़ों का जो सृजन करते हैं, क्रिएटिव माइंड जो होते हैं, सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्हें बहुत कल भी प्रश्न देकर, बहुत कठिन प्रश्न देकर, ठीक है, उन्हें बहुत कठिन प्रश्न, ये कठिन हो जाएगा, उन्हें बहुत कठिन प्रश्न भी देकर, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, और उनसे प्रतिस्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो ये जो कंठस्थ करने वाला कॉन्सेप्ट है वो तो गलत ही हो जाएगा। कभी कोई टीचर अपने बच्चों को कंठस्थ करने के लिए नहीं कहेगा, किसी भी उत्तर को रटने के लिए नहीं कहेगा, रटने पर जोर नहीं देगा। उसे प्रतिस्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, यानी कि उसे किसी प्रश्न को याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर देने वाले प्रश्न को पूछकर नहीं कर सकता। उसे सृजनात्मकता के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता। उसे बहुत कठिन प्रश्न देकर भी सृजनात्मकता नहीं होता है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो बी आंसर है वो सही होगा कि उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, यानी वो अलग अलग तरीकों से जब सोचेगा तभी तो सृजनात्मक होगा, अपने दिमाग से कुछ सृजन करेगा, अलग अलग तरह से अपने दिमाग को कहीं कहीं दौड़ाएगा, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएगा, तब कहीं जा कर के उसको सृजनात्मकता उसके दिमाग से हो पाएगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20 पर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। यानी जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो इन चारों में से किसका अनुसरण करना चाहिए उनके व्यवहार जो है, बच्चों के व्यवहार के लिए। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए, या फिर उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सिर्फ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा भिन्न भिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा समावेशी शिक्षा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज जो हैं वो थे किसके, पेडागोजी के। ठीक है, पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे, कुछ 20 एमसीक्यूज हमने किए। इसके बाद भी इसके और भी नेक्स्ट पार्ट आएंगे, ठीक है, उसमें भी हम लोग कुछ मोस्ट एमसीक्यूज देखेंगे। और EMRS के लिए ये सीरीज स्टार्ट है, ठीक है, EMRS के लिए इसके अलग अलग वीडियोस प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने NAP भी किया हुआ है, NAP के 2 वीडियोस आ चुके हैं, आगे और भी वीडियोस आएंगे NAP 2020 के। ये एक नया चैप्टर है, तो आप लोग NAP को भी ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, NAP की तैयारी ज़रूर अच्छे से करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम्स है उसके भी नोटिफिकेशन अगर तुरंत जो भी अपडेट होते हैं वो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।